2 जुलाई 1984 शेख अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर के कार रोड स्थित अपने आवास पर पत्नी मौली के साथ चाय पी रहे थे। तभी उनका फ़ोन बज उठा। फ़ोन में कहा गया कि राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा उनसे फ़ौरन मिलना चाहते हैं। जिसके बाद फारूक तुरंत अपने काफ़िले के साथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल ने फारूक को 250 शब्दों की एक चिट्ठी सौंपी जिसमें लिखा था, आपने विधानसभा में ज़्यादातर विधायकों का विश्वास खो दिया है, इसलिए मुझे आपको यह बताते हुए खेद हो रहा है कि मैंने आपको राज्य के मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। आपके नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भी भंग कर दिया गया है। उस वक्त राजभवन में फारूक के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के 12 विधायकों के साथ मौजूद थे। फारूक समझ गए कि ये किसकी साजिश है, जिसके बाद गुस्से में अपने बहनों की तरफ इशारा करते हुए फारूक ने राज्यपाल से कहा, आपको जो ठीक लगे वो करो, लेकिन इस आदमी को मुख्यमंत्री मत बनने देना। नमस्कार, मैं शिवम परिवार राज सीरीज के चौथे एपिसोड में कहानी राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाने वाले शेख अब्दुल्ला परिवार की। शेख अब्दुल्ला परिवार की कहानी की शुरुआत झेलम नदी के किनारे बसे श्रीनगर के शौरा इलाके से होती है। अपनी आत्मकथा आतिशे चिनार में शेख अब्दुल्ला ने लिखा है कि उनके पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे। 1766 में सूफी मीर अब्दुल रशीद बैहाकी के प्रभाव में आकर उनके दादा ने इस्लाम अपना लिया था। 1905 में शेख अब्दुल्ला के जन्म से 2 हफ्ते पहले ही उनके पिता शेख मोहम्मद इब्राहिम का इंतकाल हो चुका था। वो 9 भाई बहन में सबसे छोटे थे। बचपन में शेख पढ़ाई के साथ साथ अपनी पुश्तैनी सॉल की दुकान पर भी काम करते थे। हायर स्टडीज़ के लिए शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए। 25 साल की उम्र में मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद वो घाटी वापस लौट आए और कश्मीर में डोगरा शासन के समय कश्मीरी मुस्लिमों के हक के लिए घाटी में सक्रिय हो गए। इसी दौरान 1934 में चौधरी गुलाम अब्बास के नेतृत्व में एक पार्टी बनी जिसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा गया। शेख अब्दुल्ला इस पार्टी से जुड़े और अपनी लीडरशिप स्किल से फेमस हो गए। 1937 में अब्दुल गफ्फार खान ने उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू से शेख अब्दुल्ला को मिलवाया, जिसने मिलने के बाद धर्म को लेकर शेख अब्दुल्ला के विचार बदले और 24 जून 1938 को उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। नाम बदलने पर चौधरी गुलाम अब्बास ने कहा कि शेख अब्दुल्ला अब हमारे हाथ से निकल चुके हैं और उन्होंने नेहरू को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया है। चौधरी गुलाम अब्बास और मीर वाइज यूसुफ शाह जैसे मुस्लिम नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बगावत कर दी और इसी दौरान पार्टी में सभी धर्मों के लोग जुड़ने लगे थे। ये वो वक्त था जब देश विभाजन के दौर से गुजर रहा था। कश्मीर के सामने ये सवाल था कि वो किस ओर रुख करे। कश्मीरी पत्रकार बशारत पीर अपनी किताब कन्फ्यूड नाइट में लिखते हैं कि विलय पर आधिकारिक फैसला लेने के लिए कश्मीर के राजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला ने दिल्ली से थोड़ा समय मांगा था। शेख अब्दुल्ला 2 राष्ट्र सिद्धांत के जरिए पाकिस्तान बनाने का विरोध कर रहे थे। इसकी वजह से वो कट्टर मुस्लिम नेताओं के निशाने पर आ गए। अक्टूबर 1947 में भारत या पाकिस्तान मिलने पर कश्मीर कोई आधिकारिक फैसला करता, इससे पहले ही पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया, जिसके बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जल्दबाजी में भारत में विलय का फैसला लिया और नेहरू के दोस्त बने शेख अब्दुल्ला ने भी इस बात का समर्थन किया। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू शेख अब्दुल्ला को दिल्ली और कश्मीर के बीच पुल की तरह मानते थे, इसलिए 1947 में राजा हरि सिंह पर दबाव बनाकर उन्होंने शेख को कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया। आज़ादी के बाद नेहरू कश्मीर के मसले पर शेख अब्दुल्ला से ज़रूर बात करते थे। हालांकि 1953 में उन्होंने शेख अब्दुल्ला को पद से हटाकर जेल में डलवा दिया। द ट्रिब्यून के एक आर्टिकल में कैबिनेट सचिवालय में पूर्व विशेष सचिव रहे वपल्ला बालचंद्रन लिखते हैं कि शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के पीछे उनकी भारत सरकार विरोधी नीतियाँ मानी जाती हैं। वे 1947 से 1953 के बीच कई मौक़ों पर कश्मीर को आज़ाद देश बनाने की बात कर चुके थे। 11 साल जेल में रहने के बाद अप्रैल 1964 में शेख अब्दुल्ला को रिहा किया गया। तब तक अब्दुल्ला कश्मीर की आज़ादी की मांग एक तरफ रख चुके थे। इस एक्शन के बावजूद 27 मई 1964 को जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ
तो शेख अब्दुल्ला खूब रोए। शेख अब्दुल्ला अपनी बेटी खालिदा के करीब थे, लेकिन जब सत्ता सौंपने का मन बनाया तो अपने बेटे फारूक अब्दुल्ला को चुना। फारूक 1965 में डॉक्टरी की पढ़ाई करने लंदन गए और वहीं ब्रिटिश महिला से शादी करके ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। 1975 में पारिवारिक वजहों की वजह से फारूक को भारत वापस लौटना पड़ा और करीब 6 साल बाद शेख ने फारूक को समझाया कि वो पार्टी की जिम्मेदारी किसी नौजवान के हाथ में सौंपना चाहते हैं, जिसके बाद 1980 में फारूक को श्रीनगर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। फारूक की ताजपोशी को यादगार बनाने के लिए शेख अब्दुल्ला ने पार्टी के नेताओं की मीटिंग बुलाई, जिसमें तय हुआ 21 अगस्त 1981 को पार्टी की कमान संभालने से पहले फारूक श्रीनगर में एक रैली निकालेंगे। इस रैली में लाखों लोग शामिल हुए। श्रीनगर की सड़कों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में नारे गूंज रहे थे। शेख अब्दुल्ला ने अदच्चीस भाषण देकर अपने बेटे फारूक की शर्ट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैच लगाकर उन्हें पार्टी की विरासत सौंप दी। फिर सितंबर 1982 में शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद पार्टी और राज्य की सत्ता में काबिज होने के लिए फारूक अब्दुल्ला और उनकी बहन खालिदा और बहनों गुलाम मोहम्मद के बीच तकरार छिड़ गई थी। उस वक्त के राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा ने अपनी किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंस में एक सियासी घटना का जिक्र किया है। मल्होत्रा लिखते हैं कि 1 जुलाई की देर शाम फारूक के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह ने उन्हें जानकारी भेजी कि 12 विधायकों के एक समूह का उनको समर्थन है। वो फारूक की सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस आई के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं और अगली सुबह राज्यपाल ने सरकार बर्खास्त करने का पत्र फारूक को थमा दिया। 2 जुलाई की शाम ही कांग्रेस और अन्य के समर्थन से शेख अब्दुल्ला के दामाद गुलाम मोहम्मद शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1996 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी और इसी के साथ फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला राजनीति में शामिल हुए। 1998 में फारूक ने बेटे उमर को नेशनल कॉन्फ्रेंस से टिकट देकर लोकसभा चुनाव लड़वाया। चुनाव जीतकर उमर केंद्र में मंत्री बने। 2001 में केंद्र की एनडीए सरकार में वो देश के सबसे कम उम्र के विदेश मंत्री बने। हालांकि 17 महीने बाद ही दिसंबर 2002 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। 2002 में फारूक ने अपने बेटे उमर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में उमर ने गांदरबल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और वो हार गए। इसके बाद 2008 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के ज़्यादातर सीनियर नेता चाहते थे कि फारूक ही सीएम बने। इस चुनाव में फारूक को 2 विधानसभा सीटों से एक साथ जीत मिली, लेकिन पार्टी में एक तबका उमर को सीएम के तौर पर देखना चाहता था। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार मुजम्मिल जलील एक आर्टिकल में लिखते हैं कि उमर को सीएम बनाने के लिए उनकी मां मौली अब्दुल्ला ने मोर्चा संभाला। मौली ने पद से बात करके अगली पीढ़ी के हाथ में सत्ता देने की बात कही, जिसे फारूक ने मान लिया। इस तरह जनवरी 2009 में शेख अब्दुल्ला की तीसरी पीढ़ी के उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। 2009 का ही किस्सा है। उमर अब्दुल्ला के बेटे जहीर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो पायलट नहीं बल्कि नेता बनना चाहते हैं, जिससे इस बात की झलक दिखती है कि अब्दुल्ला परिवार की अगली पीढ़ी भी राजनीति में आ सकती है। परिवार आज सीरीज के अगले एपिसोड में एक और पॉलिटिकल फैमिली की कहानी जानेंगे। नमस्कार।